हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 4 में हम लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा एवं समझा और हम लोगों ने ये भी समझने का प्रयास किया कि इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग मॉड्यूल 5 करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि इलोंगेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स। तो आज का ये मॉड्यूल होगा मेरा मॉड्यूल नंबर 05, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा 01। और ये मॉड्यूल होगा मेरा इलोंगेशन इन द बार्स। ओके, तो धीरे धीरे करके हम लोग मेन जो हम लोग को सीखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसकी गहराइयों तक हम लोग धीरे धीरे हम लोग उतर रहे हैं। तो आज हम लोग का है इलोंगेशन इन द बार्स। तो अगर इसको समझने के लिए हम लोग को ये समझना है कि अगर मान लो कि कोई बॉडी है, मान लो ये अगर हमने कोई बार ले लिया और इस बार का मान लो कि लेंथ जो है, टोटल लेंथ मैं अज्यूम कर लूँ L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A है इस बार का, और जिस मटेरियल से बना है ये बार, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लो E है। आपको भली भांति पता है कि अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। अब इस बार पे मैं क्या करता हूँ, कोई लोड अप्लाई करता हूँ, एक्सियल लोडिंग। मान लो ये P अमाउंट का लोड मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, P। तो आपको पता है विद इन अ इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ इज वैलिड। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट हमको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये सभी को पता है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रेस को हम लोग लिख दिए थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप बोल लो, जिस जो E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। फिर जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इस बॉडी पे इस तरीके का जब आप लोडिंग अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। हाँ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग ये क्या होगा, इस तरीके से बॉडी इलोंगेट करेगा, ठीक है। और मान लो कि इस पे जो एलोंगेशन आया ये डेल L है, ओके। ये तो एक दूसरा तरीका से हम लोग स्ट्रेन निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग को पता है ये भी, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज किया इस लोडिंग की वजह से मटेरियल में क्या, लेंथ में क्या परिवर्तन हुआ, ये डेल्टा N वेरिएशन हुआ। तो चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज L, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन क्या था, एप्सिलॉन डेल्टा L बाय L, ओके, डेल्टा L बाय L, ठीक है, ओके। अब डेल्टा L क्या होगा, डेल्टा L को यहाँ ले आओ तो ये हो गया सिग्मा L डिवाइडेड बाय ये E नीचे आ जाएगा E, ओके। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब
फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर उस फोर्स को डिवाइड कर दे तो वो मेरा सिग्मा होता है स्ट्रेस। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिग्मा क्या है, जो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना लोड लग रहा है, पी लग रहा है। तो पी किस एरिया पे लग रहा है, ए पे। ओके, तो पी बाई ए इज नथिंग बट योर स्ट्रेस। ओके, ना इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया, सिग्मा हो गया पी, तो पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई, यही हो गया मेरा सिग्मा एल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पी एल बाई ए ई। इसी रिलेशन को हम लोग को यूज करना है और अलग अलग केसेस को हम लोग को देखना है, जैसे कि एक्सियल एलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, नॉन प्रिज्मेटिक बार जिसको कि स्टेप्ड बार बोल सकते हैं, या फिर आगे और भी अलग अलग केसेस आएंगे, हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, केस 1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जो अगर इस तरह का, ये भी एक तरह से देखो कि ये प्रिज्मेटिक बार ही है, तो एक तरह से ये लेके चलते हैं ना, यही मेरा केस 1 ही है, या फिर ये मेरा ये लेके चलो कि ये बेसिक है जिसमें डेल्टा एल हुआ पी एल बाई ए ई। ओके, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग अलग अलग केस 1, केस 2, केस 3 करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे। ओके ओके, तो केस 1 इसी को मैंने क्या किया है, मैं इसी को मान लेता हूं केस 1। केस 1 ओके, केस 1 आपका क्या है, एक्सियल एलोंगेशन, एक्सियल elongation in a prismatic bar। जो हमने कैलकुलेट किया, और इसका रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं। जो डेल्टा एल हुआ, क्या कैलकुलेट किया आपने, पी एल बाई ए ई। ठीक है, सेम की इसी को मैंने केस 1 दिया। केस 1 है मेरा एक्सियल एलोंगेशन इन अ प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ, दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार। ओके, तो ये केस 1। केस 2 हम लोग देखते हैं। ओके, ये तो केस 1 मेरा हो गया कंप्लीट। केस 2 में हम ले ले, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो केस 2 ये हटा दो। केस 2 होगा एक्सियल एलोंगेशन ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक बार। ओके, तो ये होगा केस 2, एक्सियल एलोंगेशन इन नॉन प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार, या हम लोग इसको बोलते हैं, मान लो स्टेप्ड बार, स्टेप्ड। ओके, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। ओके, तो एक्सियल एलोंगेशन इन नॉन प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार, जैसा कि आपको पता है, प्रिज्मेटिक बार मतलब कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो नॉन प्रिज्मेटिक एरिया मतलब नॉन प्रिज्मेटिक बार क्या होगा, मान लो ये हुआ आपका नॉन प्रिज्मेटिक बार, जिसमें देखो क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A2 हो गया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A3 हो गया, मान लिए। और एक चीज़ कि मान लो ये लेंथ आपका L1 है, ये आपका L2 है, और ये आपका L3 है। ठीक है,
अब इस पे हमको क्या करना, अच्छा ये चूंकि एक बार है तो मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ, तो इसका सभी का क्या होगा, मतलब सभी का क्या मतलब सेम मटेरियल है तो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, हाँ ई होगा सभी के लिए, क्योंकि सारा एक ही बार है, ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। अब इस पे हमको क्या करना है कि हमको लोड अप्लाई करना है, मान लो P। ये सारा रिजल्ट आप याद रखेंगे ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, तो आपको अगर रिजल्ट याद होगा तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। तो ये आपका नॉन प्रिज्मेटिक बार है, और आपको पता है कि जो डेल्टा होता है, मान लो कि ये एक प्रिज्मेटिक बार, ये एक प्रिज्मेटिक बार हो गया, ये अलग बार हुआ, ये अलग बार हुआ, ठीक है। तो टोटल अगर देखें डेल्टा टोटल, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं अगर बोल दूं डेल्टा 1 जो इस बार में होगा प्लस जो इस बार में होगा, मतलब इस सेक्शन में वो होगा डेल्टा 2 प्लस इस सेक्शन में जो होगा वो होगा डेल्टा 3, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको पता है, अब सिर्फ इसको भूल जाओ, सिर्फ आपको याद रखो ये वाला ये सेक्शन में आपको P पता है, क्योंकि जब उसको आप फ्री बॉडी डायग्राम ये करोगे तो यहाँ P होगा, मतलब इस सेक्शन में कितना लोड लग रहा है, P लग रहा है, लेंथ कितना है L1, एरिया पता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, तो आप डेल्टा बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा P L1 बाय A1 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ का A1 बाय E, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा P L2 डिवाइडेड बाय A2E प्लस P L3 डिवाइडेड बाय A3E, क्लियर है। अब क्या करो, देखो P बाय E कांस्टेंट क्यों लेके रखा है, क्योंकि ये सेम मटेरियल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये मान लो कि कोई मटेरियल है, एक मान लो ये मटेरियल मैं ले लूँ, ठीक है, मान लो MSC है, अब इसको मैं टर्निंग करके मैं ये बना दिया हूँ, तो मतलब मटेरियल तो एक ही है ना, तो सेम मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो अब ये काम करो, P बाय E कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हुआ L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3, ओके। तो ये डेल्टा टोटल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब इस तरीके से अगर मान लो ये डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट आपको याद है P बाई E इंटू L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3, हाँ, अगर ये डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतना सारा चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल ये करके ये विजुअली भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको समझ में आनी चाहिए ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो केस 2, नेक्स्ट हम लोग करते हैं केस 3 में। केस 3 होगा हमारा कंपोजिट बार। कंपोजिट बार में हम क्या कर देते हैं, जरा इस तरह से देखो, ये क्लियर हो गया ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्सियल इलोंगेशन इन अ कंपोजिट बार, कंपोजिट बार क्या होता है कि दो मटेरियल से, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक मटेरियल लिया, मान लो ऐसे, एक लिया, और मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 है, ठीक है, ओके हटा। अब एक दूसरा मटेरियल लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एक दूसरा मटेरियल को मैंने मिला दिया, और फिर हमने इसका जो एंड्स है इसको हम वेल्ड कर देते हैं, ठीक है।
इस तरीके से वेल्डिंग करके हम लोग एक मटेरियल बना दिए। इससे क्या होगा, नंबर वन, इसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ तो मेरा दोनों का सेम है, सेम हमने रखा है, ठीक है। अब अगर हम इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे, मान लो पी लोड अप्लाई करते हैं, पी लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हाँ, एक चीज और देख लो कि मान लो कि इसका जो ऊपर वाला ये मटेरियल है, इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और इसका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लो E1 है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको मान लो ये A2 और ये है E2, ठीक है। तो जब ये लोड, अब देखो यहाँ पर हम दो इक्वेशन बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। नंबर वन कि जो डेल्टा होगा, डेल्टा, ओके, इस स्ट्रक्चर में जो इस तरीके से जो एक्सपैंड करेगा मटेरियल, ओके, तो यही हुआ आपका डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा फर्स्ट केस के लिए, डेल्टा सेकंड केस के लिए होगा। जितना एलोंगेशन इसमें होगा फर्स्ट बार में, उतना ही एलोंगेशन आपका सेकंड बार में, क्योंकि ये वेल्ड किया गया है इसके एंड्स में। क्लियर है? ओके, तो मान लो कि ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ब्रेक कर दें, मान लो कि ओके, सेम बार है P, हमने इसको काट दिया। काटने से हमको ये पता चला कि इस पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो ये P1 हुआ, ये P2 हुआ, तो एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। देख सकते हो क्या? ओके, अब जरा इसके लिए आप सेम वे में आप इक्वेशन लिख लो। ये क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू P, लेंथ क्या होगा L PL बाय AE, बट ये हम ये डेल्टा 1 लिख रहे हैं। डेल्टा 1 मतलब इस बार के लिए, ओके। तो A1 E1, ओके, ये P1 है ना, यहाँ पर देखो फर्स्ट बार में क्या ले मान के चल रहा है कि लोड का जो आ रहा है लोडिंग वो P1, ओके, ये P1। सिमिलरली इज इक्वल टू सेकेंड के लिए P2 L डिवाइडेड बाय A2 E2, ओके, ठीक है। यहाँ से एक काम करो, P1 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो अच्छा, एक तो ये भी काट सकते हो आप, L तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, P2, ओके, P1 इज इक्वल टू, हाँ, P2 इंटू A1 ऊपर चला गया, A1 E1 डिवाइडेड बाय A2 E2, ठीक है। अब इस P1 को जरा इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, P1 देखो P2 इंटू A1 E1 डिवाइडेड बाय A2 E2 प्लस P2, ठीक है जी। अब P2 को जरा बाहर ले लो, P2 ये हो जाएगा आपका, ये जाके A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाय A2 E2, ठीक है। अब यहां से आप P2 कैलकुलेट कर लो। सो P2 क्या हो जाएगा, P2 देखो ये A2 E2 ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा P से, ओके, तो P इंटू
A2E2 डिवाइडेड बाय ये टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका A1E1 प्लस A2E2, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली आप अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप P2 को निकाल लिए होते, P2 निकाल लिए होते यहाँ पर P2 को, तो यहाँ P2 को आप रिप्लेस कर देते P1 के टर्म में, तो सेम चीज़ आपका P1 निकल जाता है। सिमिलरली मैं यही लिख देता हूँ, P1 आपका निकल जाता है यहाँ पे, सिमिलरली P1 इक्वल टू हो जाएगा सेम वे में P, हाँ ये P2 था ओके, तो सेम देखो यहाँ पर P1 इक्वल टू A1E1 डिवाइडेड बाय ये A1E1 प्लस A2E2, ठीक है ओके। अब एक काम करो, जो ये एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर जैसे P1 P2 ओके, आपको डेल्टा कैलकुलेट करना था ना इसमें, तो डेल्टा जरा देखो P1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है ओके, तो P1 डेल्टा क्या है, P1 इंटू L डिवाइडेड बाय A1E1, ठीक है। P1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो है आपका P इंटू A1E1 डिवाइडेड बाय P इंटू इसका वैल्यू आप निकाल रहे हो ना P1 ओके, ठीक है। A1E1 प्लस A2E2 ये हो गया, एक मिनट इसको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। डिवाइडेड बाय A1E1 जो नीचे वाला टर्म था वो रहेगा A1E1, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप एक इस तरह के देख सकते हो A1E1 ये ऊपर है A1E1, तो आप इससे इसको हटा दो, कर सकते हो। तो ये फाइनली आया क्या, ये आ जाएगा P इंटू L डिवाइडेड बाय A1E1 प्लस A2E2, ये आया डेल्टा, ठीक है। अब आप आप चाहो तो आप क्या कर लो कि आप इससे भी कर सकते हो, जो P2L बाय A2E2, हाँ, तो आप जब ये डेल्टा इक्वल टू अगर मान लो आप ये भी ले सकते हो P2L डिवाइडेड बाय A2E2, यहाँ पर भी आप जब डालोगे तो क्या सेम चीज़ आपको मिलने वाला है, बस ये क्या है ऊपर में आ जाएगा P2 मतलब P A2E2 डिवाइडेड बाय A1E1 प्लस A2E2 और ये A2E2 इंटू L, सेम चीज़ आएगा आपको। तो आप इसको ऐसे ऐसे काट दो, आएगा आपका सेम P इंटू L डिवाइडेड बाय A1E1 प्लस A2E2, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हो। डेल्टा का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा P इंटू L डिवाइडेड बाय दोनों का A1E1 प्लस A2E2। अच्छा, ये होता क्या है A1E1, ये होता है, इसको भी आप देख लो, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक चीज़ छूट गया था मुझे बताना था, जो आगे भी आपको यूज होना है। जो A1E1 को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी, और A1 मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो आपको क्लियर है ना, मैं हटा दूँ इसको, ओके ओके। केस 3 में आने के पहले ओके, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैं और दिखा दूं कि ये जो बार था, सेम चीज़ मैंने मिटा दिया, एक चीज़ और आपको बताना था। तो अगर ये आपका केस था,
ये P था, ये P था, और ये L था, ये A1 E1 A2 E2, ठीक है, ये केस था। और इस पे आपने देख लिया कि इसका डेल्टा जो है ये निकाला PL बाय A1 E1 प्लस A2 E2, ये निकाला। आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है आगे, कि अभी तो क्या था कि दो अलग अलग मटेरियल ले लिया, जिसका कि एरिया A1 है और उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, और नीचे वाला जो A2 है और E2 है, इसको हमने क्या किया, इसके एंड्स को हमने वेल्ड कर दिया और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार किया, और जिसको कि हमने लोडिंग लगाया। मान लो और पता चला कि इसमें जो इस कंडीशन में जब हम उस पर P लोड लगा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, PL बाय A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक सेम मटेरियल, मान लो कि एक ऐसा मटेरियल बनाओ, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाओ जो जिसका एरिया मान लो कि हो A1 प्लस A2, ठीक है, इसका सेम एरिया का होना चाहिए, बट अब वो कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक सिंगल मटेरियल का बना हो ये, ठीक है। और सेम लोड जब आप अप्लाई करो, मान लो P और P सेम कंडीशन, ठीक है, और इसमें जो ऐसा कौन सा मटेरियल लोगे, मतलब एक मिनट, जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहली बात उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है, A1 प्लस A2, जो आप एक सिंगल मटेरियल बना रहे हो उसका लोड कितना अप्लाई करो, P। इसमें ये और मान लो इसमें जो डेल्टा आएगा वो सेम आ रहा है PL बाय A1 E1 प्लस A2 E2, मतलब सेम डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। तो वैसे केस में इसका जो E इक्विवेलेंट आप क्या लोगे, ओके, मतलब जो मटेरियल आप लोगे उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना, मतलब ऐसा वो मटेरियल कौन सा लोगे, या फिर उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए, जिसका कि अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग सेम रखें A1 A2, उस पर सेम लोडिंग अप्लाई करें P, तो उसमें सेम डिफ्लेक्शन हमको मिलना चाहिए जो पहले केस में हमको मिला था। तो उसमें हमको ये E का वैल्यू क्या होना चाहिए उस मटेरियल का, तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए इतना। अच्छा, इस कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा जरा देख लो, इसको हटा दो। इस कंडीशन के लिए डिफ्लेक्शन आप बता सकते हो, ये डेल्टा हो जाएगा P, लोडिंग तो वही है, P लेंथ कितना है, ये लेंथ हमने जैसा बताया कि सेम लेंथ का मटेरियल आपको बनाना है, PL, ओके। एरिया आपको पता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 जो आपको बनाना है, ओके। और आपको निकालना है E इक्विवेलेंट मान लो, ओके। तो ये डेल्टा जो होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए, हम दोनों को इसको इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा P1L डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2 इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 E इक्विवेलेंट, ठीक है। P1 क्यों लिख दिया मैंने, P, ओके। अब ये कैंसिल कर दो, PL, ठीक है। तो अब E इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इसको आप पूरा इधर ले आओगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ठीक है। मतलब फिर से मैं एक बार इसको समझा देता हूं।
ये आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर था जिसका लेंथ था L। हाँ, ये दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 था। A2 E2, इस पे जब लोडिंग हमने P लोड अप्लाई किया तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो हुआ PL अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। अब हमको एक ऐसा मटेरियल बनाना है, एक ऐसा बार लेना है सिंगल मटेरियल का, हाँ, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, जो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वही, ठीक है, A1 प्लस A2। उसका लेंथ भी आपका सेम होना चाहिए L, ठीक है। और आपका उस पर जो डिफॉर्म और सेम लोडिंग कंडीशन है P, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन जो डेल्टा आना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में जो उस मटेरियल का E इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। सारे कुछ सेम है, केवल आपको ये मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है डेल्टा इसमें PL अपॉन ये वैल्यू था। सेम कंडीशन मतलब चूंकि डेल्टा आपको सेम होना चाहिए, तो PL बाय एरिया कितना था A1 प्लस A2 और E इक्विवेलेंट जो आपको फाइंड आउट करना था। दोनों का चूंकि डेल्टा आपका सेम था तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने इक्वेट किया, PL बाय A1 प्लस A1 E1 प्लस A2 E2। हाँ, सेम चीज यहाँ पर PL बाय A1 प्लस A2 E इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। E इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। ओके। अच्छा, जो मुझे एक चीज बताना था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट केस में। जो रिजिडिटी जो होता है इसको समझने की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी। हम लोग देख लेते हैं कि रिजिडिटी कितना तरह, जो हमने एक देखा, हाँ, AE, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। ओके, एक्सियल रिजिडिटी को हमने बोला AL। तो इसी तरीके से जब ये इसको एक्सियल रिजिडिटी बोल रहे हैं तो इसी तरीके से एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शियर रिजिडिटी। और शियर रिजिडिटी जो होता है वो होता है सेम एरिया, बट यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, यहाँ पर एरिया इनटू शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिड एरिया को जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शियर रिजिडिटी देगा। ओके। इसी तरीके से एक हो सकता है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ओके, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में बस अब कहानी इसी पे चलेगी और हम लोग इसी डायरेक्शन में हम लोग का आने वाला लेक्चर्स जाएगा। और इसी तरह से जब हम लोग टॉर्सन पढ़ेंगे तो एक हम लोग टर्म बात करेंगे टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी, और ये हो जाएगा T इंटू, जब टॉर्सन का बात करेंगे और इसमें हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी पढ़ेंगे और ये हो जाएगा J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बहुत सारे लोग इसको IP भी लिख देते हैं J को। ओके, ये क्या है, जब हम लोग जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में ये स्टडी करेंगे। ओके,
तो ये हम लोग रिजिडिटी देखे, रिजिडिटी को अलग अलग तरीके से आपने देख लिया। ये 4 तरह का रिजिडिटी जो हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग देखेंगे। इसमें एक हुआ एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको बोला जाता है एक्सियल रिजिडिटी। शियर रिजिडिटी होता है एरिया इनटू शियर मॉडुलस, ओके। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है ई इनटू आई, और टॉर्सनल रिजिडिटी होता है जीजे। जी आपको पता है शियर मॉडुलस इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। अच्छा, एक चीज और है जो आपको ध्यान देना है, ये जो होता है इसको जब हम AE डिवाइडेड बाय L भी लिख सकते हैं पर यूनिट लेंथ, उसी तरीके से इसको भी मैं लिख सकता हूँ AG पर यूनिट लेंथ। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, और ये हुआ आपका टॉर्सनल रिजिडिटी GJ पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका जो रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्टीफनेस। आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है। तो जब एक्सियल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ जो ये टर्म मिला, इसको ही बोला जाता है एक्सियल स्टीफनेस। एक्सियल स्टीफनेस ये क्या हुआ, ये शियर स्टीफनेस आप बोल सकते हैं उसको। शियर स्टीफनेस। उसी तरीके से फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, इसको आप बोल सकते हो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बाकी आपके PDF में ये लिखा हुआ है इस तरह से, जो माइंड मैप आपका दिया हुआ है ना। ये टॉर्सनल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ आपका क्या हुआ, टॉर्सनल स्टीफनेस, ओके ओके ओके। और एक चीज, अच्छा इस चीज को आपने जब स्प्रिंग, अगर आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में भी आप देखते हो। एक चीज देखो कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एक बार जो था आपका, ये तो क्लियर है ना आपको, रिजिडिटी क्या होता है, हाँ, एरिया इनटू, ये सब तो क्लियर हो गया। पर यूनिट लेंथ आपका स्टीफनेस हो जाता है, ओके ओके। इसको मैं मिटा दूं, ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे मिटा दूं, ये तो क्लियर हो गया आपका, ओके। अच्छा, जो देखा आपने, हाँ, मैं इसको थोड़ा जोड़ने वाला हूँ इस चीज़ से, तो आपको मज़ा आएगा ज़रा। ये P था, ये P था, तो इसमें आपने निकाला था डेल्टा, ओके। जो इसमें जो एलोंगेशन आया था, इसको आपने लिखा था डेल्टा L, ठीक है जी। तो डेल्टा L आपने लिखा था E टाइम्स स्ट्रेन, फिर स्ट्रेन को आपने लिखा था कैसे निकाला था आपने, एक मिनट रुक जाओ, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन को आपने किया था ये, और इसको किया था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके ओके। और ओके, और डेल्टा L इज इक्वल टू लिखा था सिग्मा L बाय E,
ओके, सो डेल्टा एल इक्वल टू आपने लिख दिया पी बाई ए इंटू एल। ये तो आप जानते ही हो ना, इस ऐसे केस में सिंपली डेल्टा एल जो होता है पी एल बाई ए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो कुछ और है, वो है P इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिग्मा एल इंटू ए ई बाई एल, देख सकते हो P इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एल इंटू ए ई बाई एल। तो ये देखो आप क्या है, ये तो सेम चीज है ना, एक्सियल स्टिफनेस, मतलब चेंज इन लेंथ इनटू एक्सियल स्टिफनेस, है ना। आप यहाँ पर ये कर सकते हो। इसी को आप जब स्प्रिंग के केस में आपने देखा, जब स्प्रिंग आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अगर स्प्रिंग स्टिफनेस के जब दिया हुआ होगा और इस स्प्रिंग पे हम लोग पी लोडिंग जब अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिखे हो और मान लो कि इस लोडिंग की वजह से इस स्प्रिंग पे जब आप पी लोड अप्लाई करोगे और जिसका कि स्प्रिंग स्टिफनेस दिया होगा के, तो आप इक्वेशन लिखोगे हाँ के इंटू डेल्टा लिखोगे। तो ये क्या है आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, सेम टाइप डेल्टा के। ओके, सेम तरीके से आप जरा कोरिलेट करके पढ़ना। ये पी देखो, इस केस में आपका क्या था, P इक्वल टू डेल्टा एल इंटू ए ई बाई एल। ये आपका ये बार के केस में आपका ये फार्मूला था। स्प्रिंग के केस में क्या सेम चीज है, डेल्टा इंटू के। जिस तरीके से यहाँ डेल्टा आपका बार के केस में था, ये स्प्रिंग के केस में आप लिखते हो डेल्टा इंटू स्प्रिंग स्टिफनेस। तो उसी तरीके से ये हुआ एक्सियल स्टिफनेस ए ई बाई एल। क्लियर है? अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 केस देख लिया, एक एक करके हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। तो हम लोगों ने देखा जो केस 1 हमारा जो था उसमें एक बार लिया और बार में हम लोगों ने क्या किया, एक लोड अप्लाई किया पी, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता था ए था और ये जिस मटेरियल से बना है, इस मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई इज गिवन। ओके, तो अगर आप पी अप्लाई करते हो तो ये स्टैंडर्ड केस है, आपको हमेशा याद रखना है। और इसी से सारा चीज़ जैसा आपने देखा केस 2 भी ड्राइव हुआ, केस 3 भी ड्राइव हुआ। तो फर्स्ट केस में क्या था, ये लगाया तो जो डेल्टा जो निकलता है इस लोडिंग कंडीशन में वो होता है पी एल अपॉन ए ई। क्लियर? ये केस 1 था। केस 2 में आपने देखा, केस 2 में ये तो था मेरा प्रिज्मेटिक बार, जिसमें कि जो क्रॉस सेक्शन जो है ये कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार। और दूसरा हुआ नॉन प्रिज्मेटिक बार। नॉन प्रिज्मेटिक बार की एरिया A1, A2, A3 हमने लिया। तो इस केस में हम लोगों ने जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया डेल्टा, वो था मेरा क्या, P अपॉन, चूंकि सेम मटेरियल से बना था तो E। ये आपको याद रखना है। ये जितने फॉर्मूले हम लोग जो डिराइव कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन था P बाई ई इंटू L1 बाई A1 प्लस A2 प्लस L3 डिवाइड बाई A3, मतलब PL बाई AE। सेम फॉर्मूला से हमारा रिपीट हुआ। थर्ड केस था मेरा कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या था कि एक मटेरियल ये था मेरा एक बार, ओके, जिसका कि एरिया दे रखा था A1 और लेंथ मेरा क्या था A1 और लेंथ L था, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E था। सेकेंड मटेरियल मैंने ले लिया, ये दूसरा मटेरियल था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लो कि E2 था और लेंथ तो दोनों का सेम था। दोनों को हमने वेल्ड किया, फिर हमने लोडिंग अप्लाई किया। फिर इससे हम लोगों ने
जो डेल्टा कैलकुलेट किया था और डेल्टा का वैल्यू जो आया, इसी से हम लोगों ने दूसरे केस में हमने एक ये कंपोजिट स्ट्रक्चर था, एक दूसरा कंपोजिट स्ट्रक्चर ले लिया सेम लेंथ का, ये सेम लेंथ का, ओके, और इसका एरिया कितना था, जो ये एरिया था सेम एरिया का ये है ना, और उससे हम लोगों ने इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी को और आगे लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने 1 2 3 देखा था, अब केस 4 देखते हैं। तो ये सब कंडीशन आपको डायरेक्टली आपको इतना मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्राइव करके, लेकिन आपको इतना एग्जामिनेशन में ये सब ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा। ये आप चूंकि ये आप ड्राइव किए रहोगे ऐसा, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार आंख बंद करके आप उसको याद रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग जो बात करते हैं केस 4 में। केस 4 होगा केस 4 में हम लोग देखते हैं एलोंगेशन इन टेपरिंग बार। ओके, elongation in tapering bar, मतलब सेम एक हमने ले लिया जिसका अब मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, ये केस है। अब इस पे क्या है, सेम यहाँ पर मान लो लेंथ जो आपका है ओवरऑल लेंथ ये आपका L है। ठीक है, और मान लो टेपरिंग बार का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मान लो डायमीटर D1 है और यहाँ पर मान लो आपका डायमीटर D2 है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम तरीके से P लोड अप्लाई करते हैं, अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें डेल्टा क्या होगा। अब यहाँ देखो, अब डायरेक्टली आप PL/AE आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसके लिए हम लोग को तो पता है ना कि जो प्रिज्मेटिक बार के लिए हमको पता है कि उसमें अगर जो उसका लेंथ पता हो, एरिया पता हो और उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो, तो हम लोग डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज PL/AE। तो सेम वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से मान लो जो ये एक एंड से x डिस्टेंस पे मान लो एक एलिमेंट ले लो और इस एलिमेंट का जो थिकनेस आप ले लो, ये थिकनेस मान लो dx ले लो। ठीक है, तो अब आप सेम तरीके से इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये एक प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, अब इस प्रिज्मेटिक बार में जो, और इसका मान लो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा है इस मटेरियल का। ठीक है, अब इस एलिमेंटल एरिया है, इसमें जो एलोंगेशन होगा तो आप निकाल सकते हो, इलोंगेशन इन द एलिमेंट वो क्या होगा, PL/AE। तो PL कितना है, dx। ओके, PL/AE, A क्या होगा, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लो इसको देखो AX। ठीक है, जो x डिस्टेंस पे जो आपने एलिमेंटल एरिया लिया था उसका एरिया AX इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है। अच्छा, AX हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं AX। तो उसके लिए पहले हमको ये dx, जैसे मान लो यहाँ पर इस एंड पे डायमीटर D1 था, इस एंड पे डायमीटर D2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जो dx होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो dx, देखो ये बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो कि ये एक यूनिफॉर्मली ये वेरी कर रहा है, D1 से D2 ये इंक्रीज कर रहा है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मान लो कि ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय L, ये क्या है,
d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई l, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज है डायमीटर का पर यूनिट लेंथ, जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग dx अगर हम लोग निकालना चाहे तो dx हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना कि यहाँ पर कितना है, ये है d1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डायमीटर, ठीक है, रेट है ये, अब कितना लेंथ तक इंक्रीज करना है, x तक, तो ये हो जाएगा इंटू x, ठीक है, ओके। तो ये हो गया d1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज d2 माइनस d1 बाई l इंटू x, ओके। तो ये हो गया आपका dx, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जैसे जो ये सर्कुलर बार है, सर्कुलर एक सर्कल का एरिया क्या होता है, ये आप बोलोगे पाई डी स्क्वायर बाई 4, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो डेल्टा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें अब, तो ये हो जाएगा P dx, और एरिया जो हमने कैलकुलेट कर लिया ये, तो ये हो गया मान लो पाई, सेम ये इसका इसी का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो dx ये हो गया आपका d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई l इंटू एक्स बाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू ई, अब इसी को, ये तो था आपका ये एलिमेंटल जो एरिया है, एलिमेंट जो आपने ले रखा है इसका, इसी को आप इंटीग्रेट कर दो 0 से l तक, ठीक है। अब इसको, ये इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन, ये आपको आनी चाहिए, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो, आप देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा P dx, अब एक काम कर लेना, पाई बाई 4, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये हो गया d1, एक काम करना d2 1, इसको आप एक काम करो, मान लो कि मान लेना x स्क्वायर e 0 to l, ठीक है, ओके। ओके, अब इसका मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, ये होता है PL बाय, हाँ सेम आपका आएगा, बस यहाँ आपका आएगा d1 d2 बाई 4 इंटू ई, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ एलोंगेशन इन टेपरिंग बार, PL अपॉन PL बाय पाई d1 d2 बाई 4 इंटू ई, ठीक है, ये आपको याद करना है, ओके। आपका जो ये था प्रिज्मेटिक बार, ये फॉर्मूला में याद कैसे रखना है ये भी मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। जब प्रिज्मेटिक बार में आपका P था, ये P था, हाँ, और इसका मान लो एरिया जो भी है, मान लो ये डायमीटर, चूंकि प्रिज्मेटिक बार है, सेम क्रॉस सेक्शन और सेम एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ है ना। ये इस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन आया था ये था PL बाय AE, और A आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू ई, ये था इस केस में, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो सेम चीज देखो इस केस में क्या हो गया कि अब आपका जो ये टेपरिंग बार है, ये टेपरिंग बार क्या हुआ, डायमीटर D1 से D2 इंक्रीज किया है, ठीक है। तो एरिया देखो यहाँ पाई डी स्क्वायर नहीं होगा, बट मतलब मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये डी स्क्वायर का टर्म आना ही चाहिए, डी स्क्वायर, ओके। तो पाई D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 4 इंटू ई, क्लियर है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ओके।
नेक्स्ट केस हम लोग चलते हैं। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया एलोंगेशन इन टेपरिंग बार। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब रिजल्ट आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और कैसे याद करना है, याद रखना है चीज़ों को, ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लास्ट में, जो कि कल का जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर में मैं जितना भी केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा कल जो कुछ केसेस हम लोग देखेंगे उसका हम लोग एक माइंड मैप आपको बना के दे देंगे, जो हमेशा आपके पास चिपका हुआ रहेगा, तो आप देखते देखते ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस हम लोग लिखते हैं, जो केस नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो ये होगा इलोंगेशन पहले मैं बना देता हूँ। नेक्स्ट केस है मेरा, मान लो इस तरीके का कुछ, ठीक है, और इसका थिकनेस मान लो t है, इसका लेंथ है, एलोंगेशन इसका मैं हेडिंग देता हूँ, इन टेपरिंग बार having same thickness T, और जो मान लो कि इसका जो हाइट है यहाँ पर h1 है और ये वेरी कर रहा है h2 तक। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, इसमें भी आपको सेम तरीके से प्रोसीड करना है कि जहाँ पर भी इस तरीके से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको वेरी कर रहा है एक पर्टिकुलर रेट से, तो इसमें भी आपको सेम तरीके से प्रोसीड करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली वो PL/AE अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, और वो एलिमेंटल एरिया को आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि वो एक प्रिज्मेटिक बार है ना। फिर जैसा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से इस केस को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सेम तरीके से हम लोग क्या कर लें कि यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे ये हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, x डिस्टेंस पे जो आपने एलिमेंट लिया उस एलिमेंट का थिकनेस क्या है, dx है। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे ये जो अब आपका ये जो बार बना, ये जो एलिमेंट बना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अज्यूम करोगे कि ये एक प्रिज्मेटिक बार है तो इसका थिकनेस है dx, तो अगर यहाँ पर अगर मान लो इसका डेल्टा निकालते हो ऑफ एलिमेंटल एरिया, तो आपको चाहिए होगा क्या, और इसी को आपने क्या किया है, पी लोडिंग अप्लाई किए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, P आपको पता है, लेंथ आपको पता है PL/AE। A क्या, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया, मान लो AX। ठीक है, इस AX एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया AX है मान लो, इनटू E, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। AX कैसे कैलकुलेट करोगे, ये dx इंटू टी। ओके, dx, ये dx है इंटू टी। ठीक है, तो एरिया AX को आप लिख सकते हो
ये डी एक्स इंटू टी, हमको चाहिए ए एक्स, तो ये हमने लिया, क्या लिया, डी एक्स इंटू टी, ये तो डी एक्स ये हुआ और टी मेरा डी एक्स इंटू टी, ये तो गड़बड़ है आपको। ये देखो डी एक्स इंटू टी क्या हो गया आपका, ये एरिया, आपको उस एरिया से मतलब नहीं है, आपको चाहिए ये एरिया, आपको चाहिए ये एरिया। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये टी तो ठीक है, टी इंटू ये हाइट चाहिए, है ना, ये हाइट होगा, यहाँ पर h1 है, यहाँ पर h2 है, मान लो ये hx होगा, मान लो hx, ठीक है, क्लियर है ना, कि ये हाइट इंटू ये टी, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, कांस्टेंट थिकनेस है टी, तो hx इंटू टी। अब hx जैसा आप पहले जैसे हमने वो टेपरिंग बार जो लिया था लास्ट केस में, सेम तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। hx क्या होगा, h1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट क्या हो गया, h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय l, कितना दूरी पे, इंटू x। इसको आप अलग तरीके से मतलब एक कुछ ज्योमेट्री का भी यूज़ करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बिल्कुल आसान तरीका जो आपको आप फॉलो करोगे वो मैंने बताया है, वो है कि यहाँ पर h1 है और ये कांस्टेंट रेट से ये इंक्रीज कर रहा है, वो रेट ऑफ इंक्रीज क्या है हाइट का, वो है h2 माइनस h1 बाई l, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट। ये आप निकल गया, कितना लेंथ तक, आप कितना लेंथ के बाद आपको देखना है, x लेंथ के बाद, तो h1 प्लस h2 माइनस h1 बाई l इंटू x, क्लियर है, तो ये hx निकल गया, ओके, hx, तो ये हो गया hx, तो एरिया आपका ax जो हो गया वो हो गया आपका क्या, h1 प्लस h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय l इंटू x इंटू टी, ठीक है। जब आप इसको ये करोगे, जब इंटीग्रेट करने लगोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सेम वे में एज्यूम कर लेना, h1 प्लस k मतलब x, k इक्वल टू एज्यूम कर लिया h2 माइनस h1 बाई l, ऐसे एज्यूम कर लेना, इंटू e। फिर ये डेल्टा टोटल एलिमेंट के लिए आपको जब निकालना होगा तो ये अब निकालना पड़ेगा डेल्टा टोटल बार के लिए, ओके, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा p इंटू l डिवाइडेड बाय एरिया हो गया आपका ये h1 प्लस kx इंटू ये t है, ध्यान देना, ये हो गया एरिया इंटू e, और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है 0 टू l तक, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर भी आपको ये इंटीग्रेट करके देखना है, आपको खुद करना है ये इंटीग्रेशन, बल्कि जैसे इसको आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, PL बाय T और E, T तो आपका कांस्टेंट है, E भी आपका कांस्टेंट है, एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हो ना, PL कहाँ से आपने ले लिया भाई, ये P इंटू dx होगा ना, ठीक है, ओके, तो P डिवाइडेड बाय T इंटू E इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय h1 प्लस kx 0 टू l, ठीक है। अब ये फाइनली जब आप ये करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गया, आपको ये इंटीग्रेट करके, आपका होमवर्क है ये इंटीग्रेट आप कर लेना, ये लंबा जाएगा, आप ये करके देख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो रिजल्ट आपको याद रखना है, तो रिजल्ट आपका सेम उसी तरीके से आएगा, PL बाई AE, PL बाय समथिंग इंटू E, यही तो आएगा, सभी में यही चीज़ आ रहा है, इसमें भी यही आएगा,
बस आपको ये देखना है, यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है T इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय E H2 बाय H1, ठीक है। PL बाय T टाइम्स H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय log E H2 बाय H1 इंटू E। सारे में देखो अब इसको एक पैटर्न पे चल रहा है, आप इसको याद करने के लिए बहुत ये सिस्टमेटिक वे में आपको मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट यही है, डेल्टा इक्वल टू PL बाय AE। जब आपका वो टेपरिंग बार था, मतलब जो D1 से D2 तक जो वेरी कर रहा था, उसमें मैंने बोल दिया था बस सेम चीज़ को कि भाई एरिया को आप हटा दो और एरिया की जगह पे आप लिख दो हाँ पाई इंटू D1 D2 पाई 4, ठीक है। और इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली सेम रहेगा सब कुछ सारा चीज़, ये बस यहाँ पर आप लिख दो T इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय log E H2 बाय H1, ठीक है। ये आपको करना है। तो अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जब ये log E के फॉर्म में है, आप इसको बेस 10 के फॉर्म में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, और वो उसके लिए आप सभी को पता है कि ये हो जाएगा PL बाय, जब उसको आप ये करोगे तो ये हो जाएगा T टाइम्स H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10 H2 बाय H1, ठीक है, इंटू E। ये हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है, जब इसको आप बेस 10 के फॉर्म में करोगे तो। ओके, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपका केस 4 और केस 5 भी आपने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे केस 5। ओके, तो अब हम लोग ये केस 5 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग धीरे से केस 6 की ओर बढ़ते हैं, और केस 6 में हम लोग देखते हैं कि किसी बॉडी को अगर हम लोग लटका दें तो वो उसके सेल्फ वेट की वजह से उस बॉडी में कितना एलोंगेशन होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो केस 6 जो हमारा होगा, elongation in prismatic bar due to self weight। मतलब कि अगर एक प्रिज्मेटिक बार को हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग लटका देते हैं, ठीक है जी। तो सेम चीज़ है कि अगर ये प्रिज्मेटिक बार है, इसको हम लोग ऐसे लटका दिए, तो ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका रिजल्ट है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, डिराइव करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ इससे क्वेश्चन में पूछा जा, मतलब एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनाए। मान लो इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ आपका L है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मान लो E है, ठीक है। और टोटल वेट मान लो इसका W है, मान सकते हो, टोटल वेट W है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर भी आप डायरेक्टली आप WL बाय मतलब PL बाय AE आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लोड का जो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे, अब देखो कि होगा क्या कि
मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, अभी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। कैसे कि अगर मान लो कि यहाँ से हम x डिस्टेंस पे एक ये ले लें, एक एलिमेंट ले लें और इसका भी थिकनेस मान लो dx ले लो, ठीक है। तो और मान लो कि जो मटेरियल है, जो ये प्रिज्मेटिक बार का, इसका मान लो स्पेसिफिक वेट ओमेगा है। मान लो स्पेसिफिक वेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बॉडी मान लो ओमेगा है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्पेसिफिक वेट होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक वेट। तो ये स्पेसिफिक वेट फॉर दिस बॉडी हम लोग कंसिडर कर लिए हैं ओमेगा। ऐसा क्यों किए हैं ये आपको पता चलेगा। अगर मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये प्रिज्मेटिक बार है ये आपको पता है A है, अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा इस एरिया का, इसका जो यहाँ से dx लेंथ होगा, इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट x, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा तो इस वॉल्यूम का वेट निकल जाएगा आपको, जब उसको आप स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मतलब अगर आप मान लो कि इसका अगर वेट अगर मान लो, अच्छा ठीक है, जो एलिमेंट बन रहा है यहाँ पर, इसका अगर वेट मान लो जो भी होने के बाद मान लो इसका वेट Wx है, और Wx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इंटू x, ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा वेट ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। और ये वेट जो है इसके Cg पे लगेगा, इस एलिमेंट के Cg से लगेगा, ठीक है। अब देखो अब आप अप्लाई कर सकते हो जो आप फॉर्मूला पहले जानते हो, PL/AE। कैसे, ये जो वेट हुआ ये AX इंटू ओमेगा, ये वेट अब देख लो कि जो एलिमेंटल एरिया जो आपने जो ले रखा है उसका थिकनेस क्या है, dx। अब ये जो वेट जो आपने कैलकुलेट किया AX इंटू ओमेगा, ये लग रहा है इस एलिमेंट पे, ठीक है। अब इस वेट की वजह से ये एलिमेंट में क्या एलोंगेशन आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, ठीक है जी, ओके। तो अब आप निकाल सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू, इस एलिमेंटल एरिया के लिए क्या निकाल सकते हो, इसके लिए निकाल लो लोड कितना उस पर लग रहा है, W x मतलब ये वाला इंटू dx, मतलब PL, ए हो गया PL/AE। ए किसका होगा, ए होगा जो ये एरिया जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ले रखा है, मतलब यहाँ पर जब आप काटोगे तो ये एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि ए आपने अज्यूम कर लिया, ए है ना, AE, ए ओके इंटू ई, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, 0 से L तक, क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा Wx आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो है A इंटू x इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू dx डिवाइडेड बाय A इंटू ई इंटीग्रेशन 0 to L, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया आपका कट गया। हाँ, अब देखो ई आपका कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, उसको तो आप बाहर ले लो, तो ये हो गया ओमेगा बाय ई इंटीग्रेशन 0 to L, ये होगा आपका x dx, ठीक है।
तो ये फाइनली हुआ क्या, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ओमेगा, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। ओके 2 और ये रहा आपका ई, ठीक है। तो ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ई, ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको आपको वेट के टर्म में करना है, वेट के टर्म में भी आप कर सकते हो, हाँ। तो इसको आप लिख दो ना, ओमेगा आपको पता है ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका, ओमेगा है हाँ एक काम करो, यहाँ पर इसको अरेंज करने के लिए ओमेगा रहने दो और इसको आप कर दो ओमेगा, इसको आप एक काम करो ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक एल यहाँ ले लो और एक एल यहाँ, ओके, डिवाइडेड बाय 2 ए ई लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, बस एक एरिया ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी सेम चीज़ है, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ई, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ई, ठीक है। ये ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू ए, ये क्या हो गया, टोटल ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू, अच्छा यहाँ जरा देखो, एरिया इंटू एल, ए इंटू एल आपका क्या है, ये एरिया इंटू एल, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को आप ओमेगा से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब स्पेसिफिक वेट से, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। तो ये फाइनली आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम इंटू ओमेगा स्पेसिफिक वेट, तो ये हो गया टोटल वेट जैसे W बाय L डिवाइडेड बाय 2AE, ठीक है। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन याद रखना है, हाँ, WL स्क्वायर बाय 2E या WL बाय 2AE, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ हमने ये फॉर्म को लाने के लिए ए से मल्टीप्लाई किया। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफ्लेक्शन, हाँ, डिफ्लेक्शन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। आप एक चीज़ ध्यान देख रहे हो कि ये तो हमने ये हटा दो, यहाँ आप देखो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसमें आप अगर जब देखोगे ये डेल्टा, ये आप इस टर्म को पहले ये देखो, ठीक है, जो डेल्टा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ किसी तरह का कोई एरिया नहीं है। ये तो हमने इंसर्ट किया है इस फॉर्म में लाने के लिए, WL बाय 2AE, ये तो मैंने ये किया है, मतलब ये जो है डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ये आपने कैलकुलेट कर लिया, देखो क्या आया, हाँ मैं यहाँ रिजल्ट लिख लेता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा केस 7 होगा उससे हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे। तो ये डेल्टा हमारा आया ये ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2E और WL बाय 2AE, ये आया प्रिज्मेटिक बार का, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेनली ये आता है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसमें ये सब डिराइव करने के लिए आता है। बट ये आपके जो गेट वगैरह है, गेट IAS में आ सकता है, इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। लेकिन गेट में तो आपको ये जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। केस 6 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो केस 6 में होगा एलोंगेशन इन, मान लो कोनिकल बार, मान लो कोनिकल बार
ड्यू टू सेल्फ वेट। मैंने जानबूझ के ये रिजल्ट लिख के रखा है ताकि हम लोग जो कोनिकल बार के केस में जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग इसको रिलेट करके देखेंगे कि क्या उसमें ये होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव में उस तरीके से पूछा जा सकता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन। ओके, तो कोनिकल बार का मतलब मेरा ये हो गया, ये हुआ, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक से। ये आपका केस है, ठीक है। सेम यहाँ पर जो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस मटेरियल से ये बना है वो ये मान लिया। टोटल वेट उसी तरीके से आप मान लो W, ठीक है, ओके। और मान लो उसी तरीके से स्पेसिफिक वेट यहाँ भी मान लो ना, स्पेसिफिक वेट जैसा कि आपको पता है वेट स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर भी आप अज्यूम कर लो ओमेगा, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट जो हम लोग इस पे आते हैं, 1 मिनट। अच्छा, मैं एक साथ ही में बता दूंगा वो चीज़, पहले ये हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक वेट मान लो आपने ओमेगा ले लिया, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ ये करो, यहाँ से आप एक, और ये टोटल लेंथ आपका दे रखा है ये L, ठीक है। अब यहाँ से सेम आप x डिस्टेंस पे एक एरिया लेते हो, ठीक है, और इसका एरिया मान लो कि जो भी है इसका एरिया मान लो AX है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि एक सर्कुलर होगा उसका एरिया ये है। तो ये इस तरीके से देखोगे कि ये आपका एक कोन बन जाएगा, ठीक है। अब इस कोन का जो वेट होगा ये इसके CG पे लगेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मान लो WX, ठीक है। अच्छा, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम अगर निकल जाएगा तो वॉल्यूम को अगर स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका WX हमारा निकल जाएगा। तो ये होता है जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 इंटू जो ये अगर कोई भी कोन होता है, कोन का अगर बेस जो सर्कुलर बेस उसका वो एरिया सर्कुलर एरिया इंटू अगर ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ AX इसका जो सर्कुलर एरिया इंटू, ऐसे रखो उसको नीचे लिखो AX, चूँकि हम लोगों ने सेम टू X, ये होगा इसका वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ओमेगा से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये इस कोन का वेट जो इसके CG पे लगेगा, ठीक है। अब यही वेट WX की वजह से जो आपका इसको अब आप अज्यूम कर लो एक प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। इस प्रिज्मेटिक बार में क्या इलोंगेशन होगा वो आप निकालना चाहोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आप कर सकते हो, क्या होता है PL/AE। तो ये P की जगह पर WX ऐसे लिखो WX, हाँ, L क्या होगा ये DX, जो DX आपने यहाँ ले रखा है ये तो ये है आपका DX, WX DX बाय AE। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ले रखा है, ठीक है भैया, AX इंटू E, और इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से, 0 से L तक। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x 0 से L तक वेरी करेगा, ठीक है, ओके, 0 से L, क्लियर है ना जी, ओके। अब WX आपने कैलकुलेट कर रखा है, वो है आपका 1/3 इंटू AX इंटू
एक्स ओमेगा, ठीक है, सेम चीज मैंने लिखा, ओके, हाँ, इंटू डी एक्स, हाँ, डिवाइडेड बाय ए एक्स इंटू ई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 to L, ठीक है। अब जरा देखो कि ये ए एक्स आपका चला जाएगा, ठीक है, तो फाइनली आपका बचेगा, वो बचेगा 1/3, तो आप बाहर ले लो 1/3, ये ई भी आपका बाहर आ जाएगा, ये ई, अंदर क्या बचा आपका, ये देखो ओमेगा भी आपका बाहर ले लो, इसको ओमेगा को ओमेगा ले सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन आपका बचा सिंपली 0 to L और x dx, ठीक है, तो ये आपका हो गया L²/2, तो ये हो जाएगा ओमेगा L²/3 इंटू ई। तो यहाँ आप देखो बाय ये L²/2 और ये हो जाएगा को इसको आप लिख सकते हो 3 और ये L²/2 ये हो गया 6, ठीक है। अब जरा मैंने यहाँ जानबूझ के इसको लिख के रखा था ताकि इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू ओमेगा L²/2e लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो कि ये जो है ओमेगा L²/2e, ये क्या है, ओमेगा L²/2e, ये आपको जो एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है रिलेशन कि एक मान लो कि जो कोनिकल बार है और एक है आपका प्रिज्मेटिक बार, तो डिफ्लेक्शन इन कोनिकल बार, मतलब आपका रिलेशन जो निकला वो निकला ये कि डिफ्लेक्शन इन कोनिकल बार is equal to 1/3 of deflection in prismatic bar, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर है ना। अच्छा, ये है मैं जो एक बताने वाला था एक चीज, जैसे ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको बिल्कुल आपको पता है कि कोनिकल बार के केस में जो प्रिज्मेटिक बार का 1/3 होगा। हमको याद रखना है ये डेटा, इसको याद रखने के लिए मैं जो बताने वाला था वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया ना, ओके। उसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने ये बोला था आपको, ये था आपका जो प्रिज्मेटिक बार, और प्रिज्मेटिक बार का आपने अज्यूम कर लिया था टोटल वेट W है, ये लिया था। तो ये टोटल वेट ये कहाँ पे लगेगा भाई, ये तो लगेगा ये टोटल वेट इसके CG पे लगेगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये CG पे आपका W लगेगा, ठीक है। ये टोटल वेट है जो बॉडी, अगर मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी को अगर हैंग करते हैं तो इस बॉडी का वेट अगर हम लोग अज्यूम कर लिए कि W है, तो वो W कहाँ पर लगेगा, इसके CG पे लगेगा, ठीक है। तो ये CG पे ये W लगा, तो इसी W की वजह से ये इसका CG से लग रहा है, ओके। तो अब इसको अज्यूम करो ऐसे कि यहाँ से ये लेंथ कितना है, यहाँ से ये है L/2, ठीक है। अब इसको ये मान लो कि अब ये जो बना आपका ये प्रिज्मेटिक बार हो गया, हाँ। तो इसको आप डायरेक्टली ये ऐसे कर सकते हो कि इस पे कितना लोड लग रहा है W, लेंथ कितना है L/2 PL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, ये देखो WL/2AE, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये आप इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपको, क्योंकि ये सारा रिजल्ट आपको याद रखना है,
एग्जामिनेशन में आप ये सब डिराइव नहीं करने बैठोगे, है ना। तो ये आप इसको वो डेटा याद करने के लिए आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो, या एक दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक तो ये तरीका ये हो गया, हाँ। तो ये जब आपको पता रहेगा तो वो केस ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। इसको ओमेगा का फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको एक दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो जैसा प्रिज्मेटिक बार के केस में, जैसे हम लोगों ने केस 1 देखा था, जिसमें ठीक है मेरा ये P था, P की जगह अगर आप अज्यूम कर लो कि W है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका E है, तो डेल्टा जो होता था PL/AE, मतलब WL/AE, ठीक है। PL/AE जो केस 1 था। आप अज्यूम मतलब ये रिजल्ट जो आ रहा है जब W लोड लगाने के बाद ये आता है। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि भाई ये सेम चीज है, इसको क्या किया, इसको पलट दो, मतलब ये केस है मेरा, ठीक है। जैसे ही आप इसको पलट देते हो तो इसमें जो डेल्टा आता है इसका जस्ट हाफ आता है, WL/2AE, ठीक है। मैं ये आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये तो रहा आज मेरा लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोगों ने केस 1 देखा जो प्रिज्मेटिक बार का, केस 2 देखा कि नॉन प्रिज्मेटिक बार जिसको कि स्टेप्ड बार बोला, केस 3 हम लोगों ने कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में देखा, केस 3, केस 4 में हम लोगों ने टेपर बार देखा, केस 5 देखा इसी तरीके से, जो कि सेम थिकनेस था, बस उसका हाइट जो H1 to H2 वेरी कर रहा था, उसमें हम लोग का लॉग के फॉर्म में आया। केस 6 फिर हम लोग ने अच्छा केस ये 7 था, ये मतलब कोनिकल बार तो 7 था। केस 6 आप लोगों ने प्रिज्मेटिक बार का मतलब एलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट देखा, और केस 7 हम लोगों ने देखा एलोंगेशन इन कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। और सारा जो रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स को कैसे आपको याद रखना है ये भी मैंने आपको तरीका बताया। अब इन चीज़ों को आपको सोचना है और चीज़ों को आप ताकि मतलब सोच के अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के इन सब डेटा को आपको याद रखना है, मतलब रिजल्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो इसका लेक्चर 2 जो होगा मॉड्यूल 5 का, इसमें हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और भी जो 2-3 केस रह जाता है। जैसे कि मान लो कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तरीके से ये वेट को हम लोगों ने लटका दिया था, हम लोग मान लो कि ये सेम एक प्रिज्मेटिक बार ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देके इसको हम लोग घुमाना शुरू कर दिए, यहाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखे और घुमाना शुरू कर दिए, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा। या इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अब यहाँ ना रख के इसका एक्सिस हम लोग ये रखें और इसको हम लोग ऐसे रोटेट करने लगे, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा। इसके अलावा भी कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को कल हम लोग डील करेंगे। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।